ये वैसे आना है, कर दो जल्दी, आ जाओ, बंद करो उसको। बड़ी अजीब आवाज है मेरी, मुझे गंदी लगती है ना। देखो परफेक्ट में दो स्टेज होती है, एक सहविकल्प, एक निर्विकल्प। अगर हम टाइप की बात करें, दो टाइप होते हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक। लौकिक के अगेंस्ट दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। लौकिक का मतलब क्या होता है? When we get knowledge by our senses, जब हम सेंसेस के थ्रू नॉलेज को रिसीव करते हैं, दैट विल बी लौकिक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लाइक योर सिक्स सेंस ऑफ लड़की, मतलब गर्ल, है ना सिक्स सेंस ऑफ गर्ल्स, राइट। और इसमें आपके तीन टाइप और थे, कौन सा बताइए? सामान्य लक्षणा, सामान्य लक्षणा, दूसरा था ज्ञान लक्षणा, और तीसरा था योजा। ये आपका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। अब मैं उपमान की बात करूं तो उपमान में व्हेन वी कंपेयर एंड यूज द एनालॉजी टू गेट द नॉलेज, दैट इज उपमान। उपमान में आपको दो वर्ड बताए हैं, या तो एज मिलेगा या तो लाइक वर्ड मिलेगा। इससे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तीसरा आपने पढ़ा था शब्द, जो कि कितने तरीके से आपको यूज करते हो, एक तो रिटन में हो सकता है और एक वर्बल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं वैलिडिटी ऑफ वर्बल नॉलेज की बात करूं तो वैलिडिटी ऑफ वर्बल नॉलेज में आप दो चीजें देखते हैं। कितनी चीजें देखते हैं? दो। वैलिडिटी ऑफ वर्बल नॉलेज, ठीक है। कितनी चीजें देखते हो? दो। नंबर वन, वर्ड्स अंडरस्टूड किए जा सकते हैं या नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। और दूसरा, ट्रस्टफुल पर्सन, ट्रस्टफुल या ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। इन दो चीजों पर आपका वर्बल नॉलेज बेहद ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग की, इसके लिए कितने चाहिए? अस्त। इसके लिए कितने होने चाहिए? अस्त। ए से आकाश, आकाशमक्का, आकाशमक्का, ठीक है। आकाशमक्का, ये था मक्का। अकामसा, अकामशा था, AKAM KSA। इंग्लिश में एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, वाई से योग्यता, जिसे क्या बोलते हैं? योग्यता को हम योग्यता को एबिलिटी बोल सकते हैं, फिटनेस नहीं, ठीक है। एबिलिटी बोलेंगे, फिटनेस नहीं, वो उसने गलत ट्रांजैक्शन किया है। योग्यता। तीसरा, सनिधि, यानी कि छोटा होना चाहिए, प्रोक्सीमेट। और लास्ट था तात्पर्य, यानी कि इंटेंशन, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम स्पीड से कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। फिर हमने इसी में टाइप्स किए थे शब्द के। क्या किए थे जी? टाइप्स। कितने टाइप्स हैं शब्द के? दो। नाम बता दो। एक सोर्स बेस पर और दूसरा ऑब्जेक्टिव बेस पर। सोर्स के बेस पर दो नाम, वैदिक, वेदों से मिलने वाली नॉलेज। लौकिक, किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से मिलने वाली नॉलेज। एम आई राइट और नॉट? ऑब्जेक्टिव के बेस पर कितने? दो। दो। कौन सा? परसेप्टेबल और इम्परसेप्टेबल। परसेप्टेबल विच कैन बी सीन, ऐसी नॉलेज जो किसी एक्सपर्ट द्वारा या फिर किसी ऑथोरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसकी एक्यूरेंसी ज्यादा होगी, जिसमें एररनेस कम होगा, राइट। और क्या हो सकता है? जिसमें वैलिड नॉलेज रिसीव होती है। और इसका जस्ट उल्टा आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? रिवीजन कंप्लीट हुआ। आज हमने पहले टॉपिक करना है अर्थपट्टी, ठीक है जी। सो आर यू रेडी? जल्दी से बोल दो भाई, आर यू रेडी फॉर द अर्थपट्टी? चलो, अर्थ पट्टी, अर्थपट्टी। अच्छा, कंपेयर किया था आपने नोट्स के साथ? कंपेयर किया था जो मैंने लिखवाया है और जो नोट्स आपको मिली है, किसने किया? क्यों? प्रतिष्ठा, निष्ठा, क्यों नहीं किया बेटा? गलत बात है तो फिर
है। डोंट बी डिपेंड ऑन द टीचर। आप 100% तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, कंपेयर जरूर किया करो, क्योंकि भाई मैं जिस भी चीज को बता रहा हूं मैं उसे जानता हूं, तो मैं उसे स्पीड में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन आप उसी स्पीड से उसे कैच नहीं कर सकते हो। हिंदी के वर्ड मत लेना, हिंदी के लिमिटेड ही वर्ड लेना, पूरी तरीके से हिंदी में मत पढ़ना, लॉजिकल रीजनिंग को ना, बहुत बड़ी गलती। चलिए अब इसकी पहले एक लाइन जो कि साथ साथ लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। अर्थपट्टी का मतलब होता है प्रजम्पशन। प्रजम्पशन, ठीक है। अर्थपट्टी का मतलब क्या होता है? हेलो बेटा, आ गए आप? इसमें जो हमारा नोट है, नोट मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अर्थपट्टी में हमें नॉलेज कैसे मिलती है। तो अर्थपट्टी में हमें नॉलेज मिलती है, लिखो, when we get knowledge by circumstances। जब हमें नॉलेज किसके थ्रू मिलती है? सर्कमस्टांसेस के बेस पर मिलती है, ठीक है। व्हेन वी गेट नॉलेज बाय द सर्कमस्टांसेस। ये इसका नोट हो गया। अब आपको इसमें एक पॉइंट लिखना है, और पॉइंट में लिखेंगे अर्थपट्टी is an assumption which is not perceived, means not inference। ये कोई इन्फ्रेंस नहीं है। पहले लाइन को समझेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट को लिखेंगे तब समझाऊंगा भाई मैं, तभी मजा आएगा। टू inconsistent words cannot come together। अगर आपको ये 3 लाइन आती है तो आपको अर्थपट्टी आता है। अर्थपट्टी का मतलब होता है, नंबर 1, यहां पे नॉलेज आपको सर्कमस्टांसेस के बेस पर मिलती है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस पर आप क्या लगाते हो कि अब मैं अगर आपको, अभी आप सब पेन कॉपी रखो एक बार और पहले समझो फिर लिखना। 3 पॉइंट है। अब पहले मैंने आपको 3 लाइन लिखवाई, अब मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं। आपके पास एक सर्कमस्टांस होता है। सर्कमस्टांस मतलब कोई स्थिति आएगी और उस स्थिति पर आप अजम्पशन लगाओगे, एक्सपीरियंस नहीं। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? अनुमान, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं। नॉट परसीव्ड मीन्स, ये मेंट नहीं है, मीन्स लिखना, MENS, मीन्स नॉट इन्फ्रेंस, यानी कि एक सर्कमस्टांसेस आपके पास होगी उस पर आप अज्यूम करोगे, और अजम्पशन और इन्फ्रेंस में एक डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा, राइट। और तीसरा, टू इनकंसिस्टेंट वर्ड कैन नॉट कम टूगेदर, यानी कि टू इनकंसिस्ट फैक्ट लिखो, वर्ड भी नहीं, फैक्ट्स। टू इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स
कैन नॉट कम टुगेदर। एक ऐसी स्थिति, एक तो आपके सामने एक स्थिति आएगी, उस स्थिति के बेस पर आप एक अजम्पशन लगाओगे, प्रज्यूम करोगे, कुछ अज्यूम करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। और साथ में आप ये देखोगे कि दो ऐसे फैक्ट हैं जो एक साथ कभी आ नहीं सकते। जैसे दिन और रात का फैक्ट एक साथ आ सकता है क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको सर्कमस्टांसेस दूंगा, आप उस पर अजम्पशन लगाओगे और फिर मुझे बताओगे कि सर ये दो फैक्ट साथ नहीं आ सकते। एग्जाम्पल, Ravi is very intelligent. In the class, so he is a monitor of class, but he is not study in day। पूरे को समझो, पूरे सेंटेंस को पढ़ो और देखना ये चीजें एक साथ आ भी सकती है कि नहीं आ सकती है। रीड आउट फास्टली। एक स्थिति आपके सामने है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रवि है। नाक गंदा हो गया था इसका तो है। और ये कहता है कि जो रवि भाई साहब हैं वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं, बट वो स्कूल में बट वो दिन में नहीं पढ़ता। देखना, अगर कोई इंसान, पहले आपके सामने एक सर्कमस्टांसेस निकल के आ रहा है, एक स्थिति निकल के आ रही है क्या, कि अगर कोई इंसान दिन में नहीं, क्लास में फर्स्ट आता है और वो दिन में नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, नाइट। क्या आपने उसको पढ़ते हुए देखा? क्या आपने उसको पढ़ते हुए देखा? नहीं। अगर आप उसको पढ़ते हुए देख लेते तो इन्फ्रेंस हो जाता, अनुमान हो जाता, क्योंकि अनुमान किस पर डिपेंड होता है? एक्सपीरियंस पर। अब आपने प्रज्यूम किया, अज्यूम किया कि डे में नहीं पढ़ता, नाइट में पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। आपका एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, अजम्पशन बोल रहा है। और अज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं। आई सिचुएशन समझ में? अब यहां पर क्या है, ये एक सिचुएशन आपके सामने है और ये फर्स्ट आना और दिन में ना पढ़ना, ये दोनों वर्ड एक साथ आ ही नहीं सकते। ये दोनों फैक्ट एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी गेट नॉलेज बाय द सर्कमस्टांसेस एंड व्हेन टू इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स कैन नॉट कम टुगेदर, यानी कि दो इनकंसिस्टेंट फैक्ट एक साथ आ नहीं सकते, उससे जो हमें नॉलेज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थपट्टी बोलते हैं। बताओ किसको समझ में नहीं आया? बताओ क्लियर है कि नहीं है? भाई तीन चीज, सर्कमस्टांसेस देखेंगे और दो ऐसे सेंटेंस एक साथ जोड़ रखे होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट है। ये इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है तो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, मॉनिटर है, ये दोनों एक साथ एक दूसरे के कंसिस्टेंट है। अगर इंटेलिजेंट है तो मॉनिटर होना चाहिए, कंसिस्टेंट है कि नहीं है? बट वो दिन में नहीं पढ़ता। ना पढ़ना, स्टडी ना किए बिना फर्स्ट आना, क्या मॉनिटर बन जाना क्या पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट एक साथ नहीं आते, तो आपने प्रेज्यूम किया कि नाइट में पढ़ता होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसी में, वो तो मैंने आपको करा भी रखा है। अब आपने जब ये नाइट आंसर दिया तो आपने नाइट आंसर बिना कुछ सोचे समझे स्पीड से दिया, लेकिन आपका माइंड कंप्यूटर से कहीं 100 गुना तेज चलता है, इसीलिए उसने इन तीनों चीजों को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लिया और तीनों चीजों को देखकर ही आंसर नाइट दिया है, बस आपको पता नहीं चला। क्लियर? एक और छोटा सा एग्जांपल जो कि आपके उसमें देखने को मिलता है, किसका?
देवदत्त भैया। कौन है जी? देवदत्त भैया। अगर कोई हंसा, मैंने उसी का नाम लिख देना है। अगर कोई भी हंसा इसे देख के, हैं, 2 मिनट का टास्क देखना है उसको। हाँ, इसी का लिखना पड़ेगा। अब समझो, है ना। अब देखो, ये पर्सन, एक पर्सन व्यक्ति है, और ये कैसा दिख रहा है आपको? हेल्थी दिख रहा है? फैटी है कि नहीं है? ये भी एक आपका बुक में दिया गया, आपके नोट्स में, बुक्स में, जहां भी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं वहां इसे ये देवदत्त नहीं जाता। इसका नाम है देवदत्त, और ये देवदत्त है ऐसा बिल्कुल मोटू मोटू भैया, लेकिन ये आपसे कहता है कि मैं दिन में खाना नहीं खाता। आई डू नॉट ईट द फूड इन डे। अब मैं ये देखता हूं कि सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि अगर ये भाई साहब मोटा है तो मेरे अकॉर्डिंग मोटा होने का रीजन खाना खाना ही है, और खाना ये दिन में नहीं खाता तो कब खाता होगा? नाइट में खाता होगा। आंसर दैट इज अर्थपट्टी, दैट इज अर्थपट्टी। आया समझ में कि नहीं आया बता दो जल्दी से। गैस करना नहीं बेटा, अनुमान नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। अनुमान बोलते ही तो फिर आपका एक और प्रमाण है अनुमान, उसमें अंदर चले जाएंगे। अब मैं यहां पर आपको एक और, जो आपके बीच में कंफ्यूजन है ना, अनुमान और अजम्पशन को लेकर, वो दूर करो पहले। एक होता है इन्फ्रेंस, इसे हिंदी में अनुमान बोलते हैं। एक होता है अजम्पशन, इसे भी हिंदी में अनुमान बोलते हैं। अज्यूम करना भी क्या कहलाता है? अनुमान लगाना कहलाता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझोगे तभी दो प्रमाण के बीच के अंतर को समझ पाओगे, नहीं तो अर्थपट्टी और अनुमान अगर आप बुक में पढ़ने जाओ एक जैसा दिखाई देगा। इन दोनों के बीच का अंतर आपने समझना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो ये है कि भैया, जो आपका इन्फ्रेंस होता है उसके पीछे आपका एक्सपीरियंस होता है। यानी कि जब आप कोई भी कंक्लूजन निकालोगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होगा। मैं बताऊं, आपने काले काले बादल देखे, ठीक है जी, वाओ व्हाट ए पेंटिंग, है ना। और आपने कहा बारिश होगी पीले कलर की, कैसी बारिश होगी भाई? पीले कलर की बारिश होगी। काले कलर के बादल है, मतलब छोटा सा एग्जांपल है कि जब भी आप काले काले बादल देखते हो तो आप कहोगे कि आज रेन आएगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने अनुमान लगाया या आपने अजम्पशन किया या इन्फ्रेंस किया, तो एक चीज आपको समझनी है, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नहीं, कि जब भी काले काले डार्क क्लाउड होती है उस दिन बारिश होती है। ये आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रेज्यूम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? इसीलिए आज बारिश आएगी। यानी कि ये जो कंक्लूजन पर आप पहुंच रहे हो, उस कंक्लूजन पर आप क्या लगा रहे हो? अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? प्रीवियस एक्सपीरियंस लगा रहे हो। जब आप अज्यूम करते हो नो एक्सपीरियंस, नो बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपके एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं होता, ये आपके एक्सपीरियंस पर नहीं आधारित होता। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मैरी विद दीपिका पादुकोण। अज्यूम करो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत तो है नहीं। तो आपको जो, अब आप बाहर निकलो, बादल एकदम साफ है और आप कहने लगो यार बारिश होगी, क्या है? अजम्पशन है आपका। जब प्रीवियस एक्सपीरियंस ना हो
और आप अनुमान लगाओ तो असम्पशन। जब आपको किसी फैक्ट का इमली खाने में कैसे लगती है, अगर यहां पर इमली रखी है तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक फेस के अंदर ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? करता है। वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस है। बात समझ में आ गई? तो इन्फ्रेंस और अजम्पशन के बीच में जो अंतर है वो ये है कि आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन्फ्रेंस में आप क्या करते हो? अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करते हो, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसीलिए आपके अर्थ पट्टी के अंदर साफ साफ शब्दों में मैंने लिखा है कि वी विल अज्यूम। हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, ना कि इन्फ्रेंस लगाएंगे, ताकि हम दो प्रमाण के बीच में डिफरेंसेस को अपने ध्यान में रख सके। इसीलिए आपका अर्थ पट्टी होता है प्रजम्पशन, यानी कि अजम्पशन किया जाता है जो एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं होता, जिसके गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है? अज्यूम किया गया फैक्ट मैक्सिमम गलत हो सकता है। दीपिका पादुकोण से मेरी शादी होगी, लगता है तुम लोगों को ऐसा? एक तो उसने कर ली और दूसरा ना की होती तो भी मुझसे नहीं करने वाली थी। Am I right or not? दूसरा, इन्फ्रेंस क्या होता है कि इन्फ्रेंस में आपका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, तो उसके सही होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अर्थपट्टी के सही होने के चांसेस मिनिमम होते हैं, इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना कर रहे हैं हम कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन आपके अनुमान के अंदर क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। इन्फ्रेंस में क्या होता है? एक एक्सपीरियंस होता है जिस पर उस पर्टिकुलर एक्ट के होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। हो गया नोट? नोट कर लिया? अंडरस्टैंड हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अर्थपट्टी हुआ खत्म जी आपका। उपमान में आपको पढ़ा चुका हूं जी। अनुपलब्धि करेंगे और उसके बाद करेंगे अनुमान। अब करेंगे हम नेक्स्ट अनुपलब्धि। लिख लेने दो उस बच्ची को भी। लिखो बेटा, वो लिख रही है अभी। क्लासेस रेगुलर रखो प्लीज, है ना? और इसके बाद आपका रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करूंगा। क्या करेंगे? रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? शोध अभिवृत्ति। ठीक है जी, हो गया बेटा नोट्स? चलो अब हम प्लस कर दें। चलिए, अगला हमारा टॉपिक का नाम है अनुपलब्धि। अनुप BDBADHI, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि पॉइंट लिखेंगे इसका, जो इसका एक पॉइंट है जो सबसे मेन है, यानी कि अगर आपको पता चले कि अनुपलब्धि चीज क्या है, अर्थपट्टी हो गया ना अनुपलब्धि। अनुपलब्धि होता है when we get knowledge through absence। जब हम एब्सेंस के आधार पर, हिंदी वाले बच्चे अगर तुम ना देखो मैं इस तरीके के सेंटेंस लिखता हूं कि इनकी हिंदी बनाना आसान है भाई, इनकी हिंदी मुश्किल नहीं है, आप खुद से लिख भी सकते हो भाई। जब हमें नॉलेज किसके आधार पर मिलती है? एब्सेंस के आधार पर मिलती है, अनुपस्थिति के आधार पर जब हमें नॉलेज मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि। ठीक है? कि जब कोई चीज उपलब्ध नहीं थी, जब कोई चीज उपलब्ध नहीं थी तो उसके बेस पर मुझे जो नॉलेज मिली उसे ही मैंने क्या बोला है? अनुपलब्धि बोला है। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? है जी, गुड। अब देखते हैं अनुपलब्धि के एक दो एग्जांपल्स। इनमें से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा आपका परसेप्शन, अनुमान और शब्द।
इन 3 से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू अदर, क्योंकि इनकी जो थॉट्स है वो सिंपल है, इन्हें समझना आसान है, शब्द में थोड़ा सा पार्टिस को बढ़ा के पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे इस पॉइंट को बढ़ा दे। इसके बाद हमने जो स्टार्ट करना है उसका नाम हो गया जी, सॉरी एग्जाम्पल लेंगे ना अभी तो हम, हाँ जी एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझेंगे। ठीक है, पहले इसी से ले लेते हैं। ये हमारी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इसमें सभी के नंबर हैं। ओके, मंडे को मैंने इसमें एक मैसेज डाला, या मंडे को यहां पर प्रियंका आती है, कितने बजे भाई, 2 बजे क्लास होती है हमारी, 2 बजे प्रियंका आई और प्रियंका ने देखा द टीचर इज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट है। नेक्स्ट डे फिर से प्रियंका कोचिंग सेंटर आई, 2 बजे से 3 बजे तक टीचर क्या था, एब्सेंस। एब्सेंट नहीं होता, वो एब्सेंस होता है, ठीक है, एब्सेंस। तीसरे दिन फिर से प्रियंका आई और देखा कि 2 से 3 के बीच टीचर एब्सेंस। अब इन तीनों सिचुएशन को देखकर अब आप एक क्या करेंगे, अगर फोर्थ डे यहां से सीधी सीधी प्रियंका ऑफिस पहुंची और ऑफिस जाके कहा कि आपकी क्लास में कभी भी टीचर अवेलेबल नहीं होता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आपकी क्लास में एक टीचर कभी भी अवेलेबल नहीं होता। जबकि इन्होंने देखा कितनी बार है, 1 2 3। एक नॉलेज निकाल ली कि नहीं निकाल ली, एक नॉलेज फाइंड आउट की नहीं की। आपकी क्लास में आप जब ये बोल रहे हैं ऑफिस में किसी से कि आपके कोचिंग सेंटर के अंदर आपकी क्लास में कभी भी टीचर अवेलेबल नहीं होता, वो किस बेस पर आप बोल रहे हो कि जब भी आपने देखा आपको एब्सेंस और एब्सेंस दिखाई दिया तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि इस क्लास में कभी भी टीचर आता ही नहीं है। हो सकता है क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई और आपको पता ना चला, राइट? शायद हम 12 बजे से 1 बजे क्लास को पढ़ा रहे हो और आप अपने पीछे, क्योंकि आप तो आए नहीं बहुत दिन से, तो आपको अपना वही टाइमिंग पता है कि हमें तो 2 से 3 क्लास मिलती है। हो सकता है वो 12 से 1 चल रही हो और एब्सेंस आप हो, तो इसके होने के चांसेस कम या ज्यादा कैसे होंगे? इस जो कंक्लूजन आपने निकाला है उसकी श्योरिटी कितनी होगी? 100%, 50-50, या हो सकता है कि 50 से भी कम हो। आपकी टाइमिंग गलत है, शायद आपने इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिसीव नहीं की है। क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्लियर कि नहीं? एक आध और दे दे ऐसा एग्जाम्पल। चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक गार्डन है दिल गार्डन हो गया है जी, एक गार्डन है, एक बुजुर्ग सा इंसान है बेचारा, बुजुर्ग की बात है तो वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये बुजुर्ग इंसान जब भी इस पार्क में देखता है देयर इज नो चाइल्ड, जब भी देखता है। आज उसने दोपहर में 12 बजे देखे कोई बच्चा गार्डन में नहीं था, कल उसने दोपहर में 12 बजे देखा कोई बच्चा गार्डन में नहीं था, परसों उसने दोपहर में 12 बजे देखा तो भी कोई बच्चा नहीं था, और कंक्लूजन निकाल दिया कि इस पार्क में कोई बच्चा नहीं होता, नो चिल्ड्रन। इस पार्क में कोई भी बच्चा खेलने नहीं आता है। किस बेस पर? बच्चों की एब्सेंस के बेस पर। तो when you will get knowledge through the absence of thought, absence of object,
जब आप ऑब्जेक्ट के एब्सेंसी के बेस पर नॉलेज को रिसीव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनुपलब्धि बोलते हैं। अच्छा, इसको ना अगर हिंदी वाले बच्चे देखो, अनुपलब्धि मतलब अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर जब आप नॉलेज को रिसीव करते हो उसे क्या कह देते हैं हम, उसे हम अनुपलब्धि कह देते हैं। बताओ जी कैसा रहा, बढ़िया रहा है जी, बढ़िया रहा, समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट प्रमाण की तरफ ट्रेवल करेंगे। अच्छे से लिखना, लिख लिया, एक ही लाइन है इसके अंदर, when we will get knowledge through the absence। जब हम एब्सेंसी के बेस पर नॉलेज को रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुपलब्धि बोलते हैं। अब आगे देखेंगे और प्लस कर देंगे हम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज अनुमान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंस। इंग्लिश में क्या हो गया, इन्फ्रेंस। ठीक है जी, जैसे जैसे मैं लाइन लिखूंगा मेरे साथ सभी लिखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ओके, लिखो, इट इज डिस्क्राइब्ड दैट as regarding a new conclusion, as regarding a new conclusion, as regarding a new conclusion and truth one and truth from one and more observation, from one or more observation, one or more observation and previous truth, previous truth, applying reason। ये आपकी बुक लैंग्वेज है। क्या है जी आपकी बुक लैंग्वेज? क्या कहता है कि इट इज डिस्क्राइब दैट इज रिगार्डिंग ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ फ्रॉम वन एंड मोर ऑब्जर्वेशन एंड परसीव ट्रूथ अप्लाइंग रीजन, अप्लाइंग रीजन। अब मैं इसे ही सिंपल वर्ड में लिखता हूं, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहता है, व्हेन वी गेट नॉलेज, गोट लिखेंगे, व्हेन वी गॉट नॉलेज थ्रू previous experience, और ऑब्जर्वेशन। दोनों लाइन को मर्ज करना, एक बार दोनों लाइन को मर्ज करके दिखा दो मुझे जल्दी से। क्या इस लाइन और इस लाइन में कोई अंतर है क्या? नोट करने के बाद क्या लिखा है, व्हेन वी गॉट नॉलेज थ्रू प्रीवियस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। नॉलेज मतलब
एक कंक्लूजन पर पहुंचना। अब मैं आपको इस लाइन से उस लाइन को मर्ज करा दूंगा, तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, ये नहीं, क्योंकि इस लाइन को सिंपल वर्ड में ये बोला जाता है। ये कह रहा है कि व्हेन वी गेट नॉलेज, जब हमें नॉलेज रिसीव होती है, नॉलेज मतलब हम कहां पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पर, न्यू कंक्लूजन रिसीव करते हैं। और कैसे करते हैं, फ्रॉम वन एंड मोर ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या हुई है, प्रीवियस ट्रूथ है, जो उसकी लाइफ में पहले उसने जब ऑब्जर्व किया तो वो ट्रूथ था, तो आपने क्या किया, प्रीवियस एक्सपीरियंस से। अभी भी यहां पर आपने जो नॉलेज की है वो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, प्रीवियस नॉलेज है और प्रीवियस एक्सपीरियंस है, और उस प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको क्या मिला है, एक नॉलेज मिली है। यही तो हो गया आपका लाइन, यही तो है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि व्हेन वी गेट नॉलेज थ्रू प्रीवियस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस, जब हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक नॉलेज को रिसीव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम अनुमान कहते हैं, इन्फ्रेंस कहते हैं। पॉइंट, अनुमान is based on experience. अनुमान is based on experience. उपमान क्यों होता है एक्सपीरियंस पे बेस, कंपैरिजन पे होता है। उपमान में तो हम बेटा कंपेयर करते हैं, एक्सपीरियंस क्यों करते हैं। उपमान का दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, कंपैरिजन और एनालॉजी। जब लाइक और डिसलाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम नॉलेज को रिसीव करते हैं, योर फेस लुक लाइक ए सन, नहीं सन तो हिट करता है, मून, योर फेस लुक लाइक एज मून, आपका चेहरा कैसे दिख रहा है, चांद की तरह दिख रहा है। आई एम कंपेयरिंग विद योर फेस टू मून, मैं आपको मून के साथ कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज उपमान। उपमान में प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज सिर्फ अनुमान में होता है। तो अनुमान किस पर बेस होता है, आपके एक्सपीरियंस पर बेस होता है, इसे आप इंपेरिकल भी बोलते हो, इंपेरिकल लाइफ, इंपेरिकल लाइफ, जो आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बेस पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हाँ जी, क्लियर है भाई, ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, लिख लिया है सबने, नोट कर लिया, हेडिंग लिखेंगे स्टेजेस ऑफ अनुमान। बेटा बोल दिया करो निशु कि सर लिखना है, लिखो स्टेजेस, चरण। अनुमान लगाने के लिए हमने 1 सेकंड में अनुमान लगा दिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये करके यहां पे मारूं तो क्या होगा, बोलो सर, 5 उंगली छप जाएंगी, भाई छप जाएगी कि नहीं छप जाएगी, आपको कैसे पता, एक्सपीरियंस किया हुआ है मम्मी से, एम आई राइट और नॉट, है मम्मी ने मारा कभी, अरे बढ़िया, हमारी वाली तो भैया भर के मारती है अभी भी, हमारी दादी जी हैं आई हुई हैं, जब भी मून सनक जाता है धट्ट से धर देती है। हाँ भैया बड़ी पावरफुल चीज है वो तो। अच्छा वो लोग आज अभी क्या है ना कि अभी के जो फिलहाल के जो फीमेल्स है आफ्टर द मैरिज ना, उनकी पावर रिड्यूस ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो खाने का सिस्टम है ना वो अच्छा नहीं है, वो पुराने जमाने की हैं, उन्होंने खाया हुआ है घी दूध, वो भी देसी, तो आज भी उनके बिहेवियर देसी हैं। और मैं दुकान पे लेके चला गया कल उनको जर्सी दिलाने के लिए, तो उसने जर्सी दिखाई, अब महंगाई बढ़ गई है, अब उनके टाइम पर 50 रुपए की जर्सी आती थी, आज उस जर्सी का रेट हो गया है 1000 रुपए। तो जाते मैंने बोला, मैंने कि जर्सी देख लो तुम माँ जी और ले लेना, ठीक है। देखा दुकानदार ने रेट बताया, बोला 1200 रुपए। पागल है तू, दुकान वाले को पागल है तू, 1200 रुपए की जर्सी है ये। मैं बोला, मैंने कि बेइज्जती कराएगी, मैंने कि घर ही चल, मैं खुद ले आऊंगा भाई, ठीक है चलो। लेकिन उनके साथ चलने में फन बड़ा है, मजा बड़ा आता है, किसी को भी लपेट देते हैं। पुराने जमाने के जो लोग हैं ना वो ये, क्योंकि
गांव में नहीं, गांव में एक नेचर है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही के माँ बाप या आप ही की फैमिली आपको डांटे। कोई भी डांट सकता है पूरे गांव में से, मार भी सकता है। हमारे गांव में अभी भी ये माहौल है कि अगर हमने कोई गलती की है तो कोई भी 2 चांटे लगा के घर भेज सकता है। ठीक है, तो अभी भी उन लोगों में वो हैबिट है, वो किसी को भी डांट सकते हैं। अभी बस में बैठा के आया, आज घर गई है ना, तो बस में बैठा के आया, कोई सिगरेट पी रहा था तो उसको बोलती है तुझे शर्म नहीं आती? क्या हुआ माँ जी? बोली इसे फेंक। वो बोला माँ जी मैंने 20 रुपए खर्च किए। फेंक इसे, ये तेरे लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी, नहीं तो नीचे उतर के पी का। वो मैंने उसे भाई को बोला, मैंने कि भाई 20 रुपए मुझसे ले लेना, यहां मत पी। चलिए अब देखेंगे स्टेजेस, हिंदी में बोलते हैं चरण। अनुमान लगाने के लिए हम इतनी स्पीड से अनुमान लगा देते हैं, लेकिन अनुमान जब हम अपना अनुमान लगाते हैं ना, हम 5 स्टेजेस कंप्लीट करते हैं। कितनी स्टेज कंप्लीट करते हैं भाई? 5 स्टेज कंप्लीट करते हैं। आइए लिखेंगे हेडिंग में स्टेज ऑफ अनुमान। स्टेज ऑफ अनुमान, अनुमान की स्टेज कितनी होती है गाइस? 5। कितनी होंगी भाई? 5। 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले आता है प्रतिज्ञा, लेकिन इसे प्रतिज्ञा लिखा नहीं जाता, इसे प्रतिजना लिखा जाता है। और बोला क्या जाता है? प्रतिज्ञा। सबसे पहले क्या बोला जाता है? प्रतिज्ञा। ठीक है जी, लिखो PRA, प्रतिजना TIJANA, प्रतिजना। लेकिन यहां पर जे के ऊपर भी बिंदी है और ए के ऊपर भी बिंदी है, इसीलिए इसे प्रतिज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हिंदी में तो हो गई प्रतिज्ञा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोपोजिशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रोपोजिशन। हाँ, ये प्रतिजना है लेकिन बोला प्रतिज्ञा जाता है। ठीक है, प्रोपोजिशन। इंग्लिश में क्या हो गया? प्रोपोजिशन। ठीक है, और याद रखने के लिए इसके नीचे एक वर्ड लिख दो, एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना, एक फैक्ट, एक कल्पना। ठीक है, ये याद रखने के लिए है क्योंकि जब हम प्रतिज्ञा को समझेंगे तो ये हाइपोथेसिस ही उसके अंदर निकल के आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? है जी। दूसरा हेतु, हेतु को इंग्लिश में बोलेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो उदाहरण को बोलेंगे भाई, सॉरी, हेतु को बोलेंगे रीजन। हेतु को क्या बोलेंगे बेटा? रीजन, कारण। है, स्ट्रेस मत लेना, तुमने स्ट्रेस लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल चिल रहो, बस नाम याद रखो, प्रतिज्ञा, हेतु। हेतु को मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में जो मिडिल टर्म है ना, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? हेतु। और मिडिल टर्म का काम पता है आपको क्या होता है? क्या काम होता है मिडिल टर्म का? बेटा वो कोपुला होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जो कनेक्ट करता है। मिडिल टर्म का काम होता है 2 प्रोपोजिशंस को जोड़ना, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ना, ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ना। ठीक है, और वैसे यहां पर जो हेतु है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कनेक्ट करेगा। इसमें थोड़ा सा हमने यहां पर जब मिडिल टर्म लिखा है तो एक चीज का ध्यान रखेंगे। एक हो गया इंडियन लॉजिक जिसमें न्याय स्कूल आता है और न्याय स्कूल मिडिल टर्म को हेतु बोलता है। ठीक है, एक होता है वेस्टर्न लॉजिक जो कि आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने मिडिल टर्म को पढ़ा है, वो अरस्तु ने दिया है। उनके बीच में कंपैरिजन होता है, जो आपको कंपैरिजन, इसीलिए आपकी मंडे की एक क्लास रखेंगे जिसमें आपके बचे हुए जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो सब कवर करा के खत्म कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर? नहीं, सैटरडे है ना कल, तो सैटरडे संडे क्लास तो नहीं है। ओके, हाँ, अभी भी मतलब सैटरडे संडे मेरी क्लास तो नहीं होगी बेटा। 5 के 5 डेज में आपकी क्लास लेता हूँ, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट होगा, टेस्ट के देखते हैं। और अगर आप सब एग्री करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि सर हम सब आ सकते हैं, किसी एक बच्चे के लिए तो नहीं कर सकता,
अगर आप सब आ सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्लास लेने में, ठीक है। आप अपना डिसीजन लेके मैं ग्रुप में मैसेज डाल दो और मुझे बोल दो कि सर वी आर कमिंग, तो हम इंडियन लॉजिक को कल खत्म कर लेंगे, फिर मंडे से हम अपना दूसरा टॉपिक उठा के स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हेतु के बाद आता है उदाहरण। उदाहरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल। फिर उपन्याय। उपन्याय और नेचुरल स्टेटमेंट। नेचुरल स्टेटमेंट। और पांचवा आपका आता है निगमना। देख लो, हाँ, निगमना, कंक्लूजन। इंग्लिश में बोलेंगे जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन। उपन्याय, UPANAY, उपन्याय ए। उपन्याय हुआ क्लियर है जी? आगे बढ़ सकते हैं? अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं और इन पांचों को यूज करना है। लिखना है बेटा, लिखो। आजा, हो गया, चल गुड। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अनुमान लगाने के कितने स्टेज? 5। पहली प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपन्याय, पांचवा निगमन। ये आपके 5 स्टेजेस में जाकर आपका अनुमान लगता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बताइए, गोवा किसको घूमना है? Who want to travel in गोवा? आपको जाना है, चलो आपको भेज देते हैं, ओके। लेकिन हमारे कहने से नहीं जाओगे आप, परमिशन किसकी चाहिए? मम्मी पापा। वेरी गुड, ये हो गई भैया निष्ठा। बालों की जरूरत तो नहीं है बेटा? वेरी गुड। ये है मम्मी जी। अब इनके बीच में चलेगा कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, है ना। आज आज निष्ठा यहां से गई और इसने अपनी मम्मी से पहली बात बोली। अब मेरा आंसर देते जाना, क्या? आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा। और आपके इतना बोलते ही मम्मी आपको क्या बोलेगी? जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी जिंदगी है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। फिर क्या बोलेगी? कहीं नहीं जाना। और क्या बोल सकती है? वैलिड रीजन। एक पॉइंट। आप क्या बोलेगी मम्मी को? अगर आपने मम्मी बोलोगा मम्मी मेरे फ्रेंड वहां घूमने जा रहे हैं, मुझे जाना है, जाओ, ओके। अब इससे बड़े क्या होंगे? और बताओ बेटा प्रियंका, मॉम का सही क्वेश्चन क्या बनेगा? मम्मी एक बार मैं कहती हूँ किसके साथ जा रही हो, ये भी हो सकता है, सही है। सबसे पहले जो वैलिड रीजन होगा वो होगा क्यों। ऐसे ही थोड़ी मम्मी मान जाएगी। लड़का तो कह देता चलो कुछ हद तक ठीक भी है, लड़की बोल रही है कि मुझे गोवा घूमने जाना है, सबसे पहले मम्मी पूछेगी क्यों। या मैं गोवा जाना चाहती हूं, घूमना तो तुमने बोला नहीं, आपने बोला आई वांट टू गो टू गोवा। मम्मी बोलेगी क्यों, तो आप क्या दोगे? एक रीजन दोगे। दोगे कि नहीं दोगे कि आप एक्चुअल में गोवा क्यों जाना चाहते हैं। अब यहां पर आप रीजन में क्या कहेंगे कि आई वांट टू गो टू गोवा बिकॉज
there is a big and popular university of PhD, मास्टर डिग्री की वहां पर एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। आपने रीजन दिया, मम्मी मान जाएगी? है कौन? अभी तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो अनुमान लग रहा है। इसमें तो सवाल, तुम तो कंक्लूजन पे पहुंच गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मॉम से कहा कि मैं गोवा घूमना मैं गोवा जाना चाहती हूं। मॉम ने पूछा क्यों, तो सबसे पहले हम रीजन देते हैं। क्या? क्योंकि वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, वो सबसे पॉपुलर है पीएचडी में। ठीक है, अब क्या मम्मी इतने से मान जाएगी? नहीं। मम्मी पूछेगी अच्छा मेरा मेरा बेवकूफ, मेरा बेवकूफ है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, राइट, मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर आप क्या दोगे? और मम्मी को ज्यादा कन्विंस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दोगे। मॉम, मेरी एक फ्रेंड थी रीता, एक थी सोनी, एक थी मोनी, एक था रवि, एक था राजा। ठीक है मॉम, ये इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में गया और पीएचडी करने के बाद इसकी प्रेजेंट में सैलरी 1,40,000 पर मंथ है। मॉम, सोनी की सैलरी भी इतनी ही है, मोनी की सैलरी भी इतनी ही है, रवि की सैलरी भी इतनी है और राजा की सैलरी भी इतनी ही है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं, ऑब्जर्वेशन जितने ज्यादा आ जाएंगे, अनुमान उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अनुमान डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है। अभी मैंने आपको लिखवाया है, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल मॉम के सामने जाएंगे, उनके कन्विंस होने के पावर उतने ज्यादा बढ़ जाएगी, जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एम आई राइट? अब यहां पर आपने 5 के नाम लिए, अगर आप 10 के नाम लो और ज्यादा कन्विंस हो जाएगी, अगर 20 के नाम लो और ज्यादा कन्विंस हो जाएगी। अब यहां से आपने अपनी मम्मी को एक और वर्ड बोला, क्या? फोर्थ। फोर्थ पर आपने, अरे भैया क्यों गुस्सा कर रहा है, अपना ही भाई है तू। आपने फोर्थ में बोला जो भी, सॉरी, any person who studied in Goa University कोई भी व्यक्ति जो गोवा यूनिवर्सिटी से स्टडी करता है will become successful। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन अगर गोवा की इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो आई वांट टू गो टू गोवा। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? और क्या ये सारी बातें आपको नहीं पता है कि अगर आप मॉम को कन्विंस करने जा रहे हो, पापा को कन्विंस करने जा रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी स्टेजेस आपको पार करनी पड़ेंगी? है जी, लगता है कि नहीं लगता है? अब मैं आपको लेके चलता हूं आपकी स्टेजेस पर, तभी आपको समझ में आएगा कि यहां लिखा क्या गया है। ठीक है जी, अब मैं आपको आपकी स्टेजेस पर लेके आता हूं। पहली स्टेज का नाम क्या है? प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन। आप एक सिंपल सेंटेंस, एक स्टेटमेंट अपनी मॉम के सामने रखते हो, तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपने अपनी मॉम के सामने रखा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन या प्रतिज्ञा। दूसरा,
जब आपने प्रतिज्ञा की, उसके पीछे एक रीजन लगा के दिया, और रीजन को ही हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? हेतु। जब आप एक वैलिड इन्फ्लुएंस लगाने जाते हैं तो सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करते हो, एक प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट देते हो, फिर उसका रीजन देते हो, फिर तीसरे नंबर पर उदाहरण देते हो, फिर एक जर्नल स्टेटमेंट देते हो। फिर क्या देते हो? एक जर्नल स्टेटमेंट देते हो, जो बिल्कुल जर्नल हो गया है। ओके, और लास्ट में क्या है? निगमना। और इस बेस पर आपकी मॉम एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। Am I right or not? Am I right or not? अभी से नोट मत करो, अभी से नोट मत करो, मुझे अभी एक बुक एग्जाम्पल भी कराना है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, लास्ट टॉपिक है तो थोड़ा सा रुको। और एक पॉपुलर आपका एग्जाम्पल है जो कि आपके बुक्स नोट्स में लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दिया जाता है, वो है हील, फायर एंड स्मोक। किसका है? हील, फायर एंड स्मोक। ओके, चलो, तो हमने निष्ठा को गोवा भेज ही दिया, हमने निष्ठा को गोवा भेज ही दिया। क्रिकेट किसको पसंद है? क्रिकेट खेलते हो? ठीक, हाँ, तो इसमें आपको मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। सर आपकी कहानियां बहुत होती हैं। कहानियां होती नहीं है बेटा, मैं मेकर हूं, बनाता हूं, मैं बनाता बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज बिकम ए पॉपुलर प्लेयर, था नहीं, बनना चाहता था। मैंने एक बार प्लेइंग करना शुरू की, तो सबसे पहले हम बैट्स की तरफ चलते हैं खेलने के। पहले दिन मैंने 50 रन बनाए और मैंने सोचा कि इस दुनिया में अब मुझसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। अगले 6 मैचों में लगातार मैं 0 पे आउट हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बैट्समैन नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने बॉलिंग को चूज किया। बॉलिंग की तो पहले तो 2-3 दिन, क्योंकि जब कोई स्टार्टिंग में बॉलिंग करता है तो उसकी लेंथ नहीं होती। एक बॉल यहां पड़ी है, दूसरी का पता नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऊपर से ना चली जाए। तो 2-3 दिन तो अच्छा रहा। चौथे दिन एक बहुत 6 फीट का लड़का आया, उसने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए मुझे। मैंने डिसाइड किया मैं बॉलर भी नहीं बन सकता, मैं फील्डर बनूंगा। एक दिन पे वो जो बॉल को कैच करते हैं ना, तो मैं ऐसे करता था, वो यहाँ बाउंस करती, हाथों के बीच में लगती, बाउंस करती, तब तक वो बंद करता, वो बाहर गिर जाती। तो मुझे पता चल गया कि मैं प्लेयर बन ही नहीं सकता है। तो बस मेरे अंदर क्रिकेट की भावना तभी जागती है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, अदरवाइज नहीं। अब एक और एग्जांपल लेंगे, वैसे 3 बज चुके हैं लेकिन हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, क्लास करके जाएंगे। एक एग्जांपल जो बदल दे आपकी दुनिया, और आप मुझे डिसाइड करके बता दो। अगर आप कल आ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं क्लास ले सकता हूं, ठीक है। अगर आप सब कल आ सकते हो तो मैं क्लास ले लूंगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके साथ में जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। अब एक बात बताओ, है ना, ये हो गया इंडिया और ये हो गया पाकिस्तान। बताओ कौन है पाकिस्तान के फेवर में? है जी, कोई नहीं होगा, मुझे पता था। चलो तुम इंडिया वाले बन जाओ, हम बनेंगे पाकिस्तानी, देशद्रोही हैं। आप इंडिया से, मैं पाकिस्तान से। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है गाइस, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। निष्ठा, कौन जीतेगा? आप सबने कहा इंडिया विल विन द मैच टुडे। मान लो आपकी बात को, मान लो आपकी बात को कि इंडिया जीतेगा। क्यों, क्यों मान लू? गिव मी द रीजन। अनुमान लगाने के लिए जब आपने ये तो बोल दिया कि इंडिया मैच जीतेगा, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्यों जीतेगा इंडिया मैच। आपके पास कोई तो रीजन होगा कि जिस वजह से आप ये कह रहे हो कि इंडिया मैच जीतेगा। दो मुझे रीजन, क्यों जीतेगा है? अच्छा, हो सकता है नहीं चलेगा, पहले भी हराया, ये तो उदाहरण हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि आज क्यों जीतेगा।
कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये कहोगे कि सर आज की टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, और कौन है, मैं ज्यादा नाम जानता नहीं। शिखर धवन तो बंगला वहां चला गया, नेपाल। चलो, शिखर धवन है, हाँ, बुमराह है, और अभी है नहीं था तो बुमराह बॉलर था ना, बेहतरीन बॉलर था बुमराह, इंडिया में था। और वो क्या, बुमराह इंडिया में बॉलर है, अभी भी है। वो भुवनेश्वर कुमार है बेटा, वो भुवनेश्वर कुमार है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो अभी खेल नहीं रहा। बुमराह तो मैन बॉलर है। आपने कहा कि आज सर मैच इंडिया इसलिए जीतेगा कि जब भी 1 2 3 4 5 ये 5 खिलाड़ी टीम में हुए हैं और इन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। 50 रन से ज्यादा किसने, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, शिखर धवन ने। जब भी 50 से ज्यादा रन बनाए हैं उसी दिन इंडिया मैच जीती है। अब मैंने कहा, आपने कहा कि इंडिया विल विन द मैच टुडे, मैंने कहा क्यों, तो आपने रीजन दिया। तो जो पहला पॉइंट था वो क्या थी भाई, प्रतिज्ञा। पहली क्या थी, प्रतिज्ञा। दूसरा क्या दे रहे हो, रीजन। और रीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हेतु। अभी मैं इस बात से मानने वाला नहीं हूं। अब आप क्या दोगे, उदाहरण। अब आप क्या दोगे, उदाहरण। उदाहरण, और उदाहरण में क्या बोलोगे कि पहले दिन का मैच देख लो इंडिया जीती थी, दूसरे दिन का मैच देख लो इन कंडीशन को लगाकर इंडिया जीती थी, तीसरे दिन का मैच देख लो इंडिया जीती थी, चौथे दिन का मैच देख लो इंडिया जीती थी, पांचवा दिन चल ही रहा है, फोर्थ। अब आप क्या करोगे, एक उपन्याय, उपन्याय, एक जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट क्या देखोगे कि इन कंडीशनों को देखते हुए लगता है, इन कंडीशंस को देखो, किनको देखो, कंडीशंस को देखो, इसीलिए इन कंडीशंस को आधार बनाकर कंक्लूजन बनाया जाएगा कि आज भी इंडिया जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 5 स्टेज में जाकर आपका अनुमान लगता है। अब इसमें एक टॉपिक बचेगा जिसमें आपका एक एग्जाम्पल है हिल फायर और स्मोक का, और कल आपका ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कोशिश करो सभी बच्चे आना, ठीक है। ये मत सोचना कि 1 घंटे की क्लास है, एक की बजाय 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको ये लगता है कि 1 घंटे के लिए मुझे इतनी दूर से नहीं आना है तो 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, लेकिन अभी के बाद शाम को भी आप मुझे इन्फॉर्म करोगे मैसेज कि वी आर कमिंग, ओके। ऐसा ना हो कि मैं घर से आ जाऊं, क्योंकि कल के दिन मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका लॉजिकल रीजनिंग अब अंत पर हो गया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल, नहीं तो मंडे, जैसा आपको सही लगे मुझे शाम को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी क्लास नहीं होगी कल, जैसे कि आपने सर को बोला होगी कि सर मेरी क्लास, हमारी क्लास 6 दिन होनी चाहिए, तो किसी ना किसी और पर्सन की क्लास होगी, किसी और टीचर की क्लास होगी आपकी, है ना। या तो आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट का हो गया, हायर एजुकेशन का हो गया, उनमें से कोई एक क्लास आपका होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार वहां भी कंफर्म कर लो और मुझे बता देना, और अगर मेरी क्लास चाहिए तो भी मुझे बता देना, ये खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। नोट्स बना लिया ना आपने?